हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 7वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सविता जी ने अपनी नज़रें से मिलाएगी ये सोचकर ही कृति के मन में एक डर होने लगा। एक मिनट, ऐसा डरना तो नहीं चाहिए। अक्सर उसका ही पति है, वो कुछ भी कर सकती है उसके साथ। कृति ने अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके गाल लाल हो गए जैसे ही उसने अपनी बात का मतलब समझा। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, ये बात काफ़ी थी कृति को अक्षराज की तरफ देखने के लिए, जिसके बाल बिखरे हुए माथे पर चिपके थे। उसके गाल लाल थे। एक मिनट, क्या लाल थे? क्या उन्हें भी हमारी तरह OMG, ही इज़ ब्लशिंग, अक्षराज ठाकुर इज़ ब्लशिंग, कृति ने अपने मन ही मन में कहा। अक्षराज ने सविता जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हम बस अभी आ रहे हैं। अक्षराज की आवाज़ सुनते ही सविता जी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। अब उसकी नज़र कृति के ऊपर जाती है, जो चुपचाप अपनी नज़रें किए बिस्तर पर बैठ जाती है। अक्षराज ने अपने हाथ बालों में हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो हमारा मतलब है कुर्ता हमारा। अक्षराज लगभग 2 कदम पीछे होते हुए कृति से कुर्ता मांग रहा था। क्या पता वो इस बार फिर से गिर जाए और धृति के ऊपर ही नहीं। वो धृति की हड्डियों को इतना जल्दी तो नहीं तोड़ना चाहता था, पर वो उसकी हड्डियाँ क्यों तोड़ेगा? ओह गॉड, ये हमें क्या हो रहा है? हम ये सब क्या सोच रहे हैं? अक्षराज ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन से बंद करते हुए अपने मन में कहा। कृति ने उसका कुर्ता बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। उसकी नज़र अभी भी नीचे थी। वो अक्षराज की आंखों में देखने की गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। दोनों ही साथ मिलकर पंडित जी के साथ लंच कर रहे थे। वही सविता जी चुपके चुपके कभी अक्षराज को तो कभी कृति को ही देख रही थी। कृति उनकी ये नज़र खुद पर बखूबी बर्दाश्त कर रही थी। उसने जैसे तैसे खाना खाया और वापस से कमरे में चली गई। वो एक और पल यहाँ रहने की गलती नहीं कर सकती थी। वहीं अक्षराज ने कृति को जाता देख कुछ नहीं कहा, ना ही वो उसके पीछे गया। वो वैसे ही उस पल के बाद कृति की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने यहीं बाहर पंडित जी के साथ बैठना ही सही समझा। रात का वक्त न जाने कब शाम से रात हो गई थी, लेकिन अक्षराज का कोई पता नहीं था। वो शाम के वक्त ही बाहर गया था और अब तक नहीं लौटा था। अब कृति को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने सविता जी से पूछने की कोशिश की, तब उससे पता चला कि अक्षराज पंडित जी के साथ मंदिर की तरफ गया है। अभी वह बिस्तर पर बैठकर विंडो से रात के नज़ारे को देख ही रही थी कि तभी कमरे का गेट खुला और उसकी नज़र तुरंत उस तरफ चली गई। आखिर जिसका इंतज़ार वो कब से कर रही थी, वो शख्स आ ही गया। अक्षराज ने वापस कमरे को अंदर से लॉक किया और कृति की तरफ देखते हुए कहा, सोई नहीं तुम? वो हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, कृति ने जवाब देते हुए कहा। अक्षराज ने अपना सिर हिलाया और 2 पल वहीं खड़ा रहा। कृति उसके हर कदम को नोटिस कर रही थी। तभी अक्षराज ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, हमको नींद नहीं आ रही, तुम बिस्तर पर सो जाओ और आराम करो। उसकी ये बात सुनते ही कृति ने अगले ही पल जल्दी से कहा, आप भी तो बिस्तर पर सो सकते हैं अक्ष। कृति ने कुछ हद तक अक्षराज की नर्वसनेस को भाप लिया था और वो ये भी जानती थी कि ये बिस्तर की वजह से थी। अक्षराज ने बिना अपनी पलकें झपकाए 2 पल के लिए कृति को देखा और फिर कहा, नहीं कृति, हमको कुछ काम है, वो हम कर लेंगे, तुम आराम से सो जाओ। ये कहते हुए अक्षराज दरवाजे की तरफ घूम गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे का गेट खोल पाता कि उसे अपने हाथों पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो कृति ने उसके हाथों को पकड़ रखा था और वो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। और वो उसे ही देख रही थी। उसकी ब्राउन आईज में नमी थी, जिसे देख अक्षराज के आईब्रो आपस में जुड़ गए। कृति, अक्षराज ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी कृति ने अपनी हथेली उसके होठों के पास लाते हुए इशारा किया और उसके हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर ले आए। अक्षराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और कृति को आंखों ही आंखों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी कृति ने उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है अक्ष, आपके साथ सोने में। कृति की बात सुन अक्षराज उसे एकटक देखने लगा। वही कृति को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या ही बोले। क्या अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा करेगा या फिर कुछ और? उसने एक गहरी सांस ली
देते हुए कहा, हम हमारा वो मतलब है कि आपकी आंखें लाल है और आपको नींद की सख्त ज़रूरत है। आप भी सो जाए ना, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम दोनों ही बिस्तर पर सो सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। कृति ने अपनी बात पूरी करते हुए अपना सिर लगभग नीचे ही झुका लिया था। वही अक्षराज की आंखें कृति के चेहरे पर मानो थम सी चुकी थी। वो उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, उसकी पलकें झपकाना, उसका अपने होठों को बाइट करना और उसका अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए वहाँ रखना। उसकी धीरती की हर बातों से फर्क भी पड़ता था। उसका दिल न चाहते हुए भी कृति की तरफ खिंचा चला जा रहा था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाते हुए बिस्तर की एक तरफ जाकर लेट गया। कृति ने एक पल उसे देखा और एक राहत की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैंने अपनी बात घुमा दी, अगर वो बात बोलती तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। उसने सोचा था कि वो आज अक्षरा से कह देगी कि अगर वो दोनों इस शादी को निभाना चाहते हैं तो क्या वो एक बिस्तर पर नहीं सो सकते, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए ये सही वक्त नहीं था। सो जाओ कृति, वो अपने ख्यालों से निकली। जैसे ही उसे अक्षरा की आवाज़ आई, अक्षरा जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी उसे कृति की प्रेजेंसी अपने पास फील हो रही थी, जो पता नहीं क्या सोचे जा रही थी। इसलिए उसने ऐसा कहा। कृति ने धीरे से कहा, जी, और बिस्तर के दूसरी तरफ आकर लेट गए। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई, जो बिस्तर के बिल्कुल आखिर में सोया था, मानो अगर उसने एक भी टल दी तो वो गिर जाएगा। उसका मन तो बहुत कुछ कहने का था, लेकिन वो सारे मम एक ही दिन अक्षराज के ऊपर फोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और थके होने की वजह से उसे नींद भी आ गई। वहीं अक्षराज कृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेगरेंस को अच्छे से स्मेल कर सकता था। उसने जैसे ही कृति की गहरी सांसों की आवाज़ सुनी, वो अपनी आंखें खोल कृति को देखने लगा। अक्षराज ने अपनी हाथों को बढ़ाया, उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो। और फिर अपनी आंखें बंद करके, वरना क्या पता वो कृति को देखता ही रह जाए और सुबह हो जाए। ही इज़ फुल्ली intoxicated by her and he will remain till his last breath। अगली सुबह अक्षराज ने अपने ऊपर कुछ चुभने की वजह से आँख खुली। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सीने की तरफ देखा, जहाँ स्मृति अपना सर रख आराम से सोई हुई थी। वह बिस्तर छोटा होने की वजह से कृति बिल्कुल उसके ऊपर सो रही थी। उसका एक पैर अक्षराज के ऊपर आराम से पड़ा था, तो वहीं उसके दोनों हाथ अक्षराज के सीने को पकड़े हुए थे। उसका सर तो बिल्कुल अक्षराज के सीने में छुपा था। ये सब देखते ही अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कभी अपने अपने अच्छे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी सुबह कभी ऐसी भी हो सकती है। धृति के बालों को सहलाया उसने और उसे अच्छे से उसकी जगह सुलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि खुद को इस पोजीशन में देख कृति को जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो। 2 घंटे बाद कृति ने अपनी आंखें खोली और डायरी और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसे जैसे ही ये एहसास हुआ कि वो कहाँ है, और उसने जल्दी से अपने कमरे में नज़र घुमाई कि वो कहाँ है। कृति ने अब खुद से कहा और जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर कमरे से निकल गई। उसने सब जगह देखा, लेकिन अक्षराज उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसे अब ये डर लगने लगा था कि कहीं कल रात की वजह से अक्षराज उसे यहीं अकेला छोड़कर तो नहीं चला गया ना। अभी वो कुछ सोच पाती कि सविता जी, जो भी किचन से बाहर आई थी, उन्होंने धीरे से आवाज़ देते हुए कहा, बेटा, बड़े ठाकुर मंदिर गए हैं, वो बस अब आते होंगे। कृति ने जैसे ही ये सुना, वो पीछे घूम गई और सविता जी को देखी और अपना सर हिलाया और वहाँ से जाने लगी कि तभी सविता जी ने उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, लगता है बड़े ठाकुर आपसे और आप बड़े ठाकुर से बहुत प्यार करती हैं, तभी तो आप यहाँ उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाई। और वो ये बात पहले ही जान चुके थे, इसलिए उन्होंने हमको ये बोल दिया था आपका ध्यान रखने के लिए। सविता जी की ये बात सुन
कृति को दोनों गाल लाल हो गए। अभी वो कुछ कहती कि उससे पहले ही उसे अक्षराज की आवाज़ आई, हमें अब चलना चाहिए धृति। उसकी आवाज़ सुनते ही कृति ने उसकी तरफ देखा जो अपने कपड़े बदल चुका था। वही अक्षराज ने कृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी। थोड़ी देर बाद दोनों ही पंडित जी और सविता से मिलकर वहाँ से निकल चुके थे। कार में कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा नहीं और कर्रा जो कदम उसने उठाया उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अक्षराज को देख सके। वही अक्षराज हर पल कृति को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कृति को हुआ क्या है। क्या वो कल रात के डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रही है। ये ख्याल आते ही अक्षराज के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। अक्षराज ने एक पल रुककर कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आई थी कल रात? कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसने जल्दी से अपना जवाब अक्षराज को दिया। पता नहीं वो अक्षराज के सामने इतना नर्वस क्यों हो जाती है। अक्षराज ने कहते हुए आगे कुछ नहीं कहा कि तभी कृति ने अपनी आवाज़ में कहा, आपको नींद आई थी कल रात? अक्षराज ने यह सुनते ही कृति की तरफ देखा और अपने मन में कहा, अपनी पूरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी नींद उसको कल रात ही आई थी। अक्षराज ने अपने ख्यालों को साइड किया और सामने देखते हुए कहा, यह सुनते ही पता नहीं क्यों कृति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दोनों ही बातें करते हुए ठाकुर हवेली पहुंच चुके थे। किसी कमरे में फ्रेश होने चली गई थी। वहीं वो मालती जी के पास बैठ गया था। अक्षराज मालती जी अभी उससे कुछ बात कर रही थी कि तभी रानवी एक ट्रे में पानी लेकर अक्षराज की तरफ बढ़ते हुए बोली, ये आपके लिए, आपको प्यास लगी होगी ना? अक्षराज ने बिना उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसे कभी ये पसंद नहीं था कि वो अच्छे से जानता था कि रानवी क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही लड़की को छुआ है और वो है उसकी पत्नी कृति है। वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था और अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो पहले तो वो उस शख्स की जान लेगा और फिर अपने शरीर के उस हिस्से को ही अपने शरीर से अलग कर देगा, क्योंकि इस लाइफ में तो बस कृति ही है और आखिरी दम तक कृति ही बनकर रहेगी और वो कृति का ही बनकर रहेगा। ही इज़ बिलोंग टू हर इन हिज लाइफ एंड इन एवरी यूनिवर्स। मालती जी भी अक्षराज को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने रागनी से कहा, अंदर जा, और सीमा का हाथ बटा। रसोई में जब देखो तब इधर उधर फुदकती रहती हो। रागनी एक नज़र मालती जी को देखी और अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन गुस्सा उसकी आंखों में आ चुका था। उसका दिल कर रहा था कि वो उस बुढ़िया का खून कर दे। एक तो उसे अक्षराज के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था, ऊपर से ये बुढ़िया बार बार से उसे नए नए काम करने को दे रही थी। वही रानवी के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ये यहाँ क्यों आई है दादी? मालती जी ने अपनी एक आंख छोटी करते हुए कहा, उसका बाप शादी के लिए लड़के ढूंढ रहा है, इसीलिए यहाँ कुछ काम सीखने आई है। सीमा बहू से अब क्या कर सकते हैं, बिन माँ की बच्ची है, इसलिए सीमा बहू ने भी हाँ बोल दिया। अक्षराज ने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, वो तो ठीक है दादी, अब हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर हमें फैक्ट्री भी जाना है, कुछ काम है। इतना कहकर वो ऊपर कमरे की तरफ चला गया। वो एक हाथ से अपने फ़ोन पर रघु से बात कर रहा था, वो दूसरे हाथ से उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक सामने की ओर देखने लगा, जहाँ कृति डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मिरर के पास अपने गीले बालों को पोंछ रही थी। हेलो भैया जी, कहाँ चले गए भैया जी? अक्षराज भैया, कहाँ हो आप सुन भी रहे हो या नहीं? हेलो। दूसरी तरफ से रघु के एक के बाद एक बोलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अक्षराज तो अपनी ही दुनिया में खोया था। रघु ने नेटवर्क प्रॉब्लम सोच कॉल कट कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं बल्कि दिल का प्रॉब्लम है। तभी कृति की नज़र अक्षराज पर गई, जो कि दरवाजे पर खड़ा चुपचाप एकटक उसे ही देख रहा था। उसने अपने बालों को टॉवेल से साइड किया और कहा, आपको कुछ चाहिए?
हाँ नहीं, वो हम फ्रेश होने जा रहे हैं। अक्षराज ने अपने आप को हड़बड़ाकर संभालते हुए कहा। कृति ने अपने सर को हाँ में हिला दिया और चुपचाप अपने बालों को वापस पोंछने लगी। अक्षराज चुपचाप वॉशरूम में चला गया और करीब 10 मिनट बाद वो वापस आया। उसकी नज़र कृति के ऊपर गई, जो अब तक तैयार हो चुकी थी और अभी कमरे को ठीक कर रही थी। ये देख, वो क्लोसेट की तरफ बढ़ गया। वहीं उसके जाते ही कृति ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठते हुए अपने दिल पर हाथ रख बोली, ये हमें क्या हो रहा है? बस उनको टॉवेल में देखने भर से हमारा दिल इतना क्यों शोर कर रहा है? उसने अपनी गहरी सांसों को कंट्रोल किया और वापस कमरे को ठीक करने लगी। तभी क्लोसेट का दरवाज़ा खुला और बस 2 सेकंड रुककर वो वापस से बंद हो गया। कृति ने जल्दी से पीछे घूमते हुए क्लोसेट डोर की तरफ देखा, जो वापस से बंद हो गया था। अंदर क्लोसेट एरिया में अक्षराज ने अपने पहने हुए शर्ट के बटन को खोलते हुए खुद से कहा, नहीं, ये कलर नहीं है, मुझे वही कलर चाहिए। उसने अपनी अलमारी से सारे कपड़े को देख लिया, लेकिन उसने कृति की साड़ी की मैचिंग कलर की कोई शर्ट नहीं मिल रही थी। और अभी जो शर्ट मिला था वो एक शेड लाइट था। वो अभी 2 सेकंड पहले ही कृति से मिलकर आया था। हाँ, उसने बस कलर मैच करने के लिए क्लोसेट का गेट खोला था। अभी अक्षरा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि उस नज़र क्लोसेट के साइड पर गई, जहाँ एक शर्ट रखी थी, और वो देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उस शर्ट को हैंगर से निकाल कर पहन लिया और अगले ही पल क्लोसेट से निकल गया। उसने कमरे में एक नज़र घुमाया, प्रकृति कहीं नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बालों को जेल से सेट करके वो हॉल की तरफ चला गया। अक्षरा जैसे ही हॉल में आया, उसकी नज़र कृति को ढूंढने लगी। वो ऐसे किसी से भी कृति के बारे में पूछ तो नहीं सकता था। अरे जाओ, कृति बहुरिया को बुला कर ला, मालती जी ने एक नौकरानी से कहा। अक्षरा ने जैसे ही मालती जी का ऑर्डर सुना, वो उसकी तरफ देखने लगा। वो भी अक्षरा की तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी। उप्स, ये बस एक स्माइल नहीं थी, इस स्माइल के पीछे क्या छुपा था, ये अक्षराज देखकर ही समझ गया। दादी, हम धृति को नहीं ढूंढ रहे हैं, अक्षराज ने मालती जी के पास आते हुए कहा। हाँ, तो हम कब बोले कि तुम कृति को ढूंढ रहे हो? मालती जी ने भी हंसते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज ने अपने बालों को सहलाया। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले कृति की आवाज़ आई, जी दादी, आपने हमें बुलाया? कृति के ये पूछते ही अक्षराज को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नज़र अक्षराज की शर्ट पर आकर रुक चुकी थी। ये रंग उसने कहीं तो देखा था। एक मिनट, ये तो उसकी साड़ी से मैचिंग का कलर है, डार्क ग्रीन। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे दादी की आवाज़ आई। हाँ, अक्ष तुमको खोज रहा था, देखो जरा, इसे कोई काम है क्या? दादी की ये बात सुन कृति ने अपना सिर हिलाते हुए अक्षराज की तरफ देखा, कहा, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? अक्षराज ने कहा, नहीं, मुझे क्या काम होगा? अक्षराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ कहा, पर जैसे ही उसने दीदी की आवाज़ सुनी, उसने अपना सर सहलाते हुए कहा, हाँ हाँ, वो हमारा फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या तुमने देखा है कहीं? अक्षराज के इस बहाने पर मालती जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो धृति ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने तो नहीं देखा। ठीक है, अक्षराज बिना कुछ बोले बात खत्म कर दी, पर क्या ये उतना आसान था? मालती जी के लिए नहीं, नॉट इन दिस यूनिवर्स, मालती जी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। कृति बहू, जाकर कमरे में फ़ोन ढूंढ लो। जी दादी, कृति ने बिना कोई सवाल किया और अपना सर हिलाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं अक्षराज दादी को अपनी आंखें बड़ी कर देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी ही दादी है। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर कृति बहू की मदद करो, मालती जी ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज ने कुछ नहीं कहा और वापस कमरे की ओर बढ़ गया। कृति भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे में पीछे 5 मिनट से कृति फ़ोन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपना फ़ोन लिया और अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए और अपने फ़ोन पर कॉल लगाइए, तभी मिलेगा आपको आपका फ़ोन। ये कहते हुए वो हाँफ रही थी और अपने साड़ी के पल्लू से अपने सिर पोंछने की कोशिश कर रही थी। ये देख अक्षराज की आंखें एक पल के लिए उस पर ठहर सी गई। उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और कृति के सिर पर आए पसीने को पोंछने लगा।
दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि अक्षराज की सांसें कृति अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी सारी से दोगुनी स्पीड से बढ़ रही थी। वहीं अक्षराज चुपचाप बिना कुछ बोले बस उसके सर को पहुंच रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी जो सिर्फ वही जानता था। वो कृति से धीमे से अलग हुआ और अपना रुमाल वापस से अपनी जेब में किया और फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ हमने सही टाइम पर फ़ोन छुपा दिया था, ये दादी भी ना। ये कहते कहते वो रुक गया और उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने धीरे से फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं था, इसी बहाने हमको कृति का नंबर भी मिल जाएगा। रात का वक्त कृति जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी नज़र अक्षराज पर गई जो अपने काउच पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज ने जो अपने काउच को बस सेट कर ही रहा था, कृति की आवाज़ सुन वो उसे देखने लगा। वो अपने बिस्तर पर सो सकते हैं, कृति ने ये कहा और जल्दी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाने हुए वो अपनी आँख नीची कर दी। अक्षराज की नज़र उसके ऊपर रुक सी गई। वो पहले तो उसकी बात सुन एक पल के फ्रीज हो गया। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन कृति के नर्वसनेस देख वो समझ गया कि उसने जो सुना वो सच है। हम ठीक है कृति, अक्षराज ने इतना कहा और वापस अपने काउच की तरफ मुड़ गया। अगर आपको हमारे साथ बेड शेयर नहीं करना तो हम सोफे पर सो जाते हैं। आप रोज़ रोज़ इस सोफे पर सोते हैं, पर आप आज बेड पर सो जाएं प्लीज़। आपके बैक का दर्द और बढ़ जाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बिस्तर पर सो जाएं प्लीज़। कृति ने सारा कुछ एक ही सांस में कह डाला। उसकी नज़र अभी भी नीची थी, जैसे वो अक्षराज को देखने से भी डर रही हो। वही अक्षराज ने जैसे ये सुना, उसके कदम अपने आप रुक गए और वो एक पल के लिए कृति की तरफ घूम गया और उसे देखने लगा। और फिर लगभग 20 सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेड शेयर करने में कृति, हम बस तुम्हें अब कंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहते थे। ये कहते हुए वो चुप हो गया। कृति ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें अपने आप अक्षराज के ऊपर जा टिकी। शी रियली दिस इम्पोर्टेंट फॉर हिम। अक्षराज अब सोफे से अपना तकिया उठा लिया और बिस्तर के एक तरफ आकर सो गया। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा, कृति सो जाओ अब। कृति ने अपना सिर हिलाया, अक्षराज के बगल में जाकर लेट गई। रात के करीब 3 बजे कृति ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में डर के साथ आंसू थे। उसकी सांसें नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। जैसे ही उसे कुछ ठीक लगने लगा, उसे अपनी नज़र काउच की तरफ घुमाई। उसे अक्षराज को देखना था। वो उसको देखकर सब कुछ भूल जाती थी। जैसे ही उसने काउच पर देखा, कोई नहीं। उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अक्षराज अब काउच पर नहीं बल्कि उसके साथ बेड पर सोता है, तो उसने अपना सर बेड की दूसरी तरफ घुमाया। अगले ही पल वो झट से उठकर बैठ गए। अक्ष कहाँ गए? बिस्तर पर उसके अलावा कोई नहीं था। ये देख रही थी वो एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने वॉल क्लॉक में टाइम देखा और खुद से कहा, ये रात के 3 बजे अक्ष कहाँ जा सकते हैं? उसने अक्षराज को ढूंढना था। वो अगले ही पल बिस्तर से उठी और अपनी साड़ी ठीक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो बालकनी की तरफ गई, लेकिन अक्षराज वहाँ भी नहीं था। कहीं वो कमरे से बाहर तो नहीं? ये कहती हुई कृति अपने कमरे से निकली। अभी वो अक्षराज को ढूंढ ही रही थी कि उसे एक अपने कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आई। पहले तो उसने इग्नोर किया क्योंकि वो उसे अक्षराज को ढूंढना था, लेकिन उसके कदम अपने आप रुक गए जैसे ही उसने ये सुना, आपको पता नहीं अक्ष कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हमने हमेशा आपको अपने पति के रूप में देखा, लेकिन आपने तो उस कृति से शादी कर ली। कृति की आंखों में अब अचानक से आंसू आ गए और उसने अपने पैर कांपते हुए से महसूस हुए। उसने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को कंट्रोल किया। क्या वो सारी बातें सच थी जो अभी शादी से पहले उसने पीहू को बताया था? क्या अक्ष हमको धोखा दे रहे हैं? कृति का दिल मानो 1000 टुकड़े में बट रहा हो, पर कोई नहीं। अक्ष
हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आप एक बार हमारे पास आ जाए। इतना सुनते ही कृति के अंदर की सारी फीलिंग एक झटके में ख़त्म हो गए, जो अभी उसने कुछ दिनों से अक्षराज के लिए फील कर रही थी। और उसने एक झटके में उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने सामने का सीन देख उसके कदम अपने आप रुक गए और उसकी आंखें छोटी हो गई। सामने रानी एक छोटी सी थाईलैंड की सिल्क नाइटी में अक्षराज की फ़ोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाए ये सब कह रही थी। वहीं रानी की नज़र जैसे ही कृति के ऊपर गई, उसने अक्षराज की फ़ोटो को साइड किया और कृति के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में ऐसे आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति की फ़ोटो को अपने गंदे हाथों से छूने की? कृति की गुस्से भरी आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज गई। पहले रानवी की बातें सुन और अब उसका ऐसे चिल्लाना सुन कृति का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। उसे अब भी इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो अभी कमरे का गेट नहीं खोलती तो शायद वो हमेशा अक्षराज को गलत मान बैठती थी। रानवी ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम कृति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो तुमने देख और सुन लिया, तो ये भी सुन लो कि अक्ष सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। वो अभी बस तुम्हारी बॉडी से अट्रैक्टेड है, वरना वो तुम्हारी जैसी लड़की के कभी पास भी नहीं आता। ये सुन कृति की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने दोनों हाथ मोड़ अपने सीने के पास लाते हुए कहा, एटलीस्ट वो हमारी तरफ अट्रैक्टेड तो है ना कि तुम्हारी तरह जिसका चेहरा देखिए वो अपना रास्ता बदल देते। कृति के टोन को सुन रानवी ने अपने दांत पीस ली और अपनी उंगली उठाते हुए कहा, बस कुछ दिन और रुक जा, फिर अक्स तुम्हें ठाकुर हवेली से ऐसे फेंकेगा ना कि तब तुम्हें समझ आएगा कि रानवी क्या चीज़ है। शौक से देख लेना तुम, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। इतना कहकर कृति अक्षराज के फ़ोटो फ्रेम को वहाँ से उठाकर अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन वो आगे जा ही पाती कि रानवी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने सामने रोकते हुए कहा, तुम्हारी शादी तो चिराग ठाकुर से होने वाली थी ना, तो शादी से पहले तुम कितने बार सो चुकी हो चिराग के साथ? कृति जो अब तक उसकी बकवास सुन रही थी, ये सुनते ही उसकी आंखें अब लाल हो गई और उसने रानवी की गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का एहसास होते ही रानवी का चेहरा एक तरफ झुक गया और वो गुस्से से भरी आंखों से कृति को घूरने लगी। हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम कृति अक्षराज ठाकुर है, अक्षराज ठाकुर की बीवी, और आइंदा से अगर हमने तुम्हें और हमारे अक्ष के आसपास भी देखा ना, तो हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे ही घर पहुंचा देंगे, समझी तुम? इतना कहकर कृति ने अक्षराज की फ़ोटो फ्रेम को अपने हाथों में लिया और उसके कमरे से निकल गई। वहीं रानवी चुपचाप उसे जाता हुआ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी कृति की जान ले ले, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसका उसे उसका अक्ष चाहिए था, जिसके लिए उसे ये सब अब सहना पड़ेगा। उसने अपने गालों को सहलाया और कमरे का गेट एक झटके से बंद कर दिया। वहीं अक्षराज, जो अभी कुछ देर पहले ही ठाकुर हवेली वापस आया था, वो कुछ शिपमेंट ऑर्डर जो बहुत इम्पोर्टेंट थी उसे लेने गंगा नदी के पास बने पोर्ट पर गया था। कृति सो रही थी, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं, वरना वो बता कर जाता। आखिर बीवी थी उसकी, उसका ये हक था। और जब कृति इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो वो क्यों ही पीछे हटता? हाँ, वो तो देख सकता था कि कृति हर एक छोटी बड़ी कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए वो भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। पर जैसे ही वो हॉल में आया, उसने रानवी के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। पहले तो उसने इग्नोर किया क्योंकि उसे रानवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब उसे कृति की आवाज़ आई तो वो भी उस ओर चला गया। लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकता था कि उसके कितने ही दुश्मन हैं और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो जैसे ही वो इस तरफ चेक करने आया, उसके कदम अपने आप फ्रीज हो गए, क्योंकि सामने कृति और रानवी एक दूसरे को बेहद नफरत के साथ देखे जा रहे थे। वो रानवी को तो जानता था कि वो कैसी है और वो नहीं चाहता था कि कृषि का मासूम दिल
थोड़ा भी रानवी की वजह से हर्ट हो, वरना उसे खुद नहीं पता था कि वो रानवी के साथ क्या ही करेगा। अभी वो कृति के पास जा पाता कि रानवी की आवाज़ आई जो उसके बारे में कह रही थी। वो सुनते ही अक्षराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पर जैसे ही उसने कृति का हर एक बात को सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या सच में उसे इतना विश्वास था हम पर? अक्षराज ने खुद से सवाल किया। जहाँ रानवी की हर एक बात उसे गुस्सा दिला रही थी, वही कृति की हर एक जवाब उसके दिल में एक सुकून और एक अजीब सा कहर ढा रहा था। और देखते ही देखते कृति कमरे से बाहर निकल गई और रानवी ने भी अपने कमरे को लॉक किया। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। जब रानवी ने कृति को चिराग के साथ जोड़ा था तो वो कृति को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। उसे बार बार कृति का खुद को धृति अक्षराज ठाकुर कहलाना याद आ रहा था। उसके चेहरे पर अब स्माइल थी। वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी कृति का मूड कैसा हो, पर वो उसके ऊपर शक करेगी, क्या वो उसके ऊपर गुस्सा करेगी। वो अभी यही सब सोच ही रहा था कि वो अपने कमरे में आया और एक गहरी सांस लेकर गेट खोला। कृति जो अपने हाथों में अभी रानवी से कमरे से लाई अक्षराज की फ़ोटो देख रही थी, उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने उस तरफ देखा तो सामने अक्षराज खड़ा था। उसने जल्दी से फ़ोटो फ्रेम को साइड रख दिया और अक्षराज की तरफ देखने लगी। तुम उठ गए? अक्षराज ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कृति से पूछा। हाँ, वो हमको प्यास लगी थी, कृति ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षराज से क्या ही कहे, या सच कहे तो उसे अक्षराज से कोई शिकायत नहीं थी। वो उसके पर विश्वास करती है, शायद खुद से भी ज़्यादा। अक्षराज ने इतना कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी उसे कृति की आवाज़ है। वो आप कहीं गए थे? हमारा मतलब है कि हम पानी लेने गए थे तो देखा आप नीचे नहीं थे। ये कहते हुए उसने अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाने लगी। ये देख अक्षराज के होठों पर हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ, शिपमेंट का कुछ काम था और वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो ऑर्डर लेने गया था। हमारा जाना ज़रूरी था और तुम सो रही थी, इसलिए हमने तुमको जगाया नहीं और हम बिना बताए चले गए। आइंदा से ध्यान रखेंगे कि हम कोई नोट ही लिख कर जाए। इतना कहकर उसने कृति की तरफ देखा जो अपना सर बस हाँ में हिला दी। कुछ पल बाद अक्षराज ने वॉशरूम से निकलते ही अपनी नज़रें बिस्तर पर डाली जहाँ कृति को सोने की कोशिश कर रही थी। शायद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी तरफ जाते हुए बिस्तर पर लेट गया और सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, कृति ने भी वैसे ही सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा। एक मिनट, अब आ जाएगी। ये कहते हुए अक्षराज ने अपने फ़ोन में कुछ किया, वापस से उसे नाइट टेबल पर रख दिया। कृति उसे कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से देख रही थी। तभी उसे एक सॉन्ग अपने कान में सुनाई दी। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन तले। ये सुनते ही उसने अक्षराज की तरफ देखा जो पहले से उसे ही देख रहा था। उसने एक स्माइल पास की और उस माहौल में मदहोश हो गई। कुछ ही पलों में नींद ने कृति को जकड़ लिया। अक्षराज ने एक पल के लिए उसके सोते हुए चेहरे को देखा, कहा, क्या हो तुम कृति? ये कहते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर गाने को बंद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त। कृति ने सबको नाश्ता परोसा और साइड में आकर खड़ी हो गई। आज बलराज ठाकुर अपनी पॉलिटिक्स के काम को कर वापस बेगूसराय आ चुके थे। सब चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी बलराज ठाकुर ने सीमा जी की तरफ देखते हुए कहा, रानवी कहाँ है? उसे बुलाओ यहाँ पर। यहाँ काम सीखने आई है कि सोने आई है? जी, वो आज सुबह ही वापस अपने घर चली गई। बोल रही थी कि कुछ कॉलेज का काम है। सीमा जी हकलाते हुए बोली। उनकी बात सुन कृति जो चुपचाप खड़ी थी, उसे एक बार फिर से कल रात वाली बात याद आ गई। उसने अपने मन में कहा, क्या कल हमने उसे इतना डरा दिया कि वो आज घर छोड़कर ही चली गई? ये सोचते हुए उसकी नज़र अक्षराज पर गई, मानो वो देखना चाहती थी कि ये खबर सुन अक्षराज का क्या रिएक्शन है। लेकिन अक्षराज के चेहरे पर एक भी
शिकन नहीं था, न ही उसने कोई रिएक्शन दिया। वो बस चुपचाप अपने नाश्ते पर फोकस कर रहा था, मानो उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। बलराज ठाकुर ने अपना नाश्ता पूरा करते हुए कहा, ये आजकल की लड़कियां भी ना कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है। ये लोग जब तक घर में रहे तब तक ठीक। उनकी ये बात सुन कृति की आंखें छोटी हो गई। वो भले ही रानवी की बात कर रहे थे, लेकिन लड़कियां बस घर के लिए नहीं बनी, ये बात आज उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो तो खुद इतना पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि एक लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लड़कियों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों के लिए। बलराज ठाकुर की इस बात पर मालती जी ने हंसते हुए कहा, हाँ सही बोल रहा है बेटा तूने बलराज ठाकुर, क्योंकि अगर जिस दिन लड़की घर से निकलेगी उस दिन तुम लोगों की सीट तुम्हारे हाथों से छीन जाएगी। मालती जी की जवाब को सुन धृति के चेहरे पर हंसी आ गई। वहीं बलराज ठाकुर ने अपनी आंखें रोल करके कहा, अम्मा अभी हमको तुमसे कोई बहस करने का कोई मूड नहीं है, हमको भी कोनो टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का। मालती जी ने भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। मालती जी के हर एक रिएक्शन को देख कृति को भी हंसी आ रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।